आपका पेशेंट वेंटिलेटर पे है और वेंटी बार-बार अलार्म दे रहा है कि हाई पीक प्रेशर। अब हो सकता है कि कोई छोटी-सी चीज़ हो सकता है ट्यूब किंक हो रही हो और हो सकता है कि आपका पेशेंट अगले 5 मिनट में मरने वाला हो। हमें क्या करना है, ये हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में। 10 मिनट तक साथ बने रहिएगा। ये हमारी वेंटिलेटर ग्राफिक्स सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। शुरू करते हैं। तो अगर आपके पेशेंट के वेंटिलेटर पे हाई पीक का अलार्म आ रहा हो, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि वेंटिलेटर का प्रेशर टाइम कर्व क्या होता है। यदि आपने नहीं देखे हैं तो मेरे पिछले 2 वीडियोस देख के आइएगा, तब ये लेक्चर आपको बेहतर समझ में आएगा। तो वेंटिलेटर की कोई भी मैकेनिकल ब्रेथ में एक इंस्पिरेटरी फेज होता है, एक एक्सपिरेटरी फेज होता है। इंस्पिरेशन से एक्सपिरेशन तक वेंटिलेटर का ग्राफ ऊपर बढ़ता है, एक पीक प्रेशर पे जाके रुकता है और फिर एक्सपिरेशन में ये प्रेशर कम हो जाता है। ये मैं समझा चुका हूँ। कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये पीक प्रेशर हाई हो जाए। तो पीक प्रेशर जो नॉर्मली 30-32 के आसपास आता है, यदि वो 40, 45, 50 तक आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे हाई पीक प्रेशर। और हाई पीक प्रेशर का एक अलार्म सेट होता है वेंटिलेटर में। वेंटिलेटर में आमतौर पे ये अलार्म 35 या 40 के लिए सेट किया गया होता है। अगर उससे ऊपर जाता है तो ये अलार्म बार-बार बजता है। यूजुअली हम लोग उसको बस जाके बंद कर देते हैं या कई बार तो अलार्म को हाई सेट कर देते हैं कि अब 50 तक भी नहीं बजेगा। पर करना क्या है, एक्चुअली क्या करना है, वो हम सीखते हैं। तो पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको समझाया था कि वेंटिलेटर पे अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वेंटिलेटर को लंग्स को फुलाने में, लंग्स को इन्फ्लेट करने में ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। मतलब वर्क ऑफ ब्रीदिंग वेंटिलेटर को ज्यादा लग रहा है। वेंटिलेटर हालांकि मशीन है, पर फिर भी उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है लंग्स को इन्फ्लेट करने में। तो ये प्रॉब्लम दो जगह हो सकती है। या तो वो पाइपलाइन जो लंग्स तक हवा को लेके जाती है, यानी आपके एयरवेज, जो कि रेजिस्टिव वर्क है, या फिर आपके लंग्स खुद, उनको इन्फ्लेट होने में दिक्कत आ रही है, यानी कि जो कंप्लायंस वाला वर्क है, यानी कि यानी कि इलास्टिक वर्क है। दो तरह का वर्क हो सकता है, रेजिस्टिव और इलास्टिक, यानी कि रेजिस्टेंस का और कंप्लायंस का। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, बड़ा आसान है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो आपके वेंटिलेटर पे जैसे ही पीक प्रेशर का अलार्म बजा, आप सबसे पहले जाएंगे और देखेंगे कि सब ठीक है कि नहीं। मतलब वेंटिलेटर के अलावा जो उसका हीमोडायनामिक्स का मॉनिटर है वो देखेंगे। ऐसा तो नहीं कि उसको सीवियर टेकिकार्डिया हो रहा है या सीवियर ब्रेडी हो रहा है या उसका बीपी बहुत कम है। क्योंकि कई बार कई कंडीशंस में ऑटो पीप बढ़ने के कारण या और भी कई चीजों के कारण लंग्स एकदम पूरे इन्फ्लेट हो गए और हार्ट को दबाते हैं और उसके कारण पेशेंट का बीपी फॉल हो जाता है। तो सबसे पहले आप जाके देखेंगे कि पेशेंट क्रैश तो नहीं हो रहा है। अगर पेशेंट स्टेबल है तो अगली स्टेप पे जाएंगे, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपका पेशेंट क्रैश हो रहा है तो सबसे पहली चीज क्या करनी है, आपको विश्वास नहीं होगा, सबसे पहली चीज आपको वेंटिलेटर को डिस्कनेक्ट कर दे, डिस्कनेक्ट करना है और 4-5 सेकेंड खड़े रहना है। अगर ये ऑटो पीप के या इस तरह के किसी कारण से प्रॉब्लम आ रही है तो यकीन मानो एक हवा का गश निकलेगा और पेशेंट के वाइटल्स एकदम सेटल हो जाएंगे। अगर क्रैश हो रहा है पेशेंट, आपने डिस्कनेक्ट किया, आपने एक अम्बू बैग से कनेक्ट किया और वेंटिलेट करके देखा कि प्रॉब्लम कहां पर है, क्या अम्बू से दबाने में भी रेजिस्टेंस आ रहा है। यदि आ रहा है तो देखते हैं कि उसमें क्या समस्याएं होंगी, वहां बाद में जाते हैं। अगर आपका पेशेंट स्टेबल है तो आपको अगली स्टेप पे जाना है। अगर क्रैश हो रहा है तो डिस्कनेक्ट किया, पहले हवा निकलने दी, फिर अम्बू बैग से उसको स्लोली स्लोली वेंटिलेट किया और असेस करना शुरू किया कि प्रॉब्लम कहाँ है। लेकिन अगर पेशेंट स्टेबल है तो नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इंस्पिरेटरी पॉज दबाएंगे। इंस्पिरेटरी पॉज दबाने के लिए एक बटन होता है वेंटिलेटर पे, जिसपे आई पॉज या इस तरह का कुछ ना कुछ लिखा रहता है। उसको हम दबाएंगे तो वेंटिलेटर पे एक ग्राफ आएगा। ये ग्राफ पहले पीक प्रेशर तक जाएगा और फिर उसके बाद ये ग्राफ नीचे आके चपटा हो जाएगा। दिस चपटा हिस्सा इज कॉल्ड एज प्लेटू प्रेशर। प्लेटू मतलब पठार। तो ये ग्राफ आपका बिल्कुल पीक प्रेशर तक तो नॉर्मल जाएगा, फिर नीचे उतरेगा और चपटा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, विच विल बी कॉल्ड एज प्लेटू प्रेशर। तो हम चेक करेंगे कि प्लेटू प्रेशर कितना है और हम चेक करेंगे कि पीक प्रेशर और प्लेटू प्रेशर के बीच में डिफरेंस कितना। अगर ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है, if the difference between peak pressure and plateau pressure is too high, then the work is resistive. The problem is in the pipelines. लेकिन यदि यही गैप
पीक प्रेशर और प्लेटो प्रेशर के बीच में कम है, तब यहाँ प्रॉब्लम होगी कंप्लायंस की, यानी कि इलास्टिक वर्क की। फिर से समझाता हूँ, आपका पेशेंट अगर क्रैश हो रहा है, आपने डिस्कनेक्ट किया, अनबूक किया और देखा कि प्रॉब्लम कहाँ है। अगर क्रैश नहीं हो रहा है, स्टेबल है, बस हाई पीक प्रेशर का अलार्म आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप उसका इंस्पिरेटरी पॉज़ दबाएँगे। इंस्पिरेटरी पॉज़ दबाने पे आपको पता चलेगा कि उसका प्लेटो प्रेशर कितना है। अब अगर उसका प्लेटो प्रेशर और पीक प्रेशर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो आपकी प्रॉब्लम रेज़िस्टिव है, यानी कि एयरवे रेज़िस्टेंस बढ़ा हुआ है, आपके पेशेंट को ब्रोंकोस्पाज़म हो सकता है। लेकिन पीक प्रेशर भी हाई है और प्लेटो प्रेशर भी हाई है, तब आपकी प्रॉब्लम कंप्लायंस की है, इलास्टिक वर्क ज़्यादा है। आगे चलते हैं, कॉजेज़ ढूँढते हैं दोनों के। रेज़िस्टेंस प्रॉब्लम्स क्या-क्या हो सकती हैं? देखते हैं। या तो सर्किट आपका किंक हो रहा हो, उसके कारण रेजिस्टेंस बढ़ रहा हो, या फिर सर्किट में पानी इकट्ठा हो गया हो, वेंटिलेटर के सर्किट में, या आपका पेशेंट कॉन्शियस है, फाइट कर रहा है, ट्यूब को चबा रहा है, या फिर आपकी ट्यूब छोटी है और उसके अंदर 2-3 दिन हो गए तो धीरे-धीरे करके एक बायोफ़िल्म बन जाती है, उसके कारण ब्लॉक हो रही है, या फिर आपका टाइडल वॉल्यूम या फ्लो रेट बहुत हाई सेट है, या आपका पेशेंट वेंटिलेटर से फाइट कर रहा है, पेशेंट वेंटिलेटर एसिंक्रोनी हो रही है। और लारिंगोस्पाज़म हो सकता है, ब्रोंकोस्पाज़म हो सकता है, या म्यूकस प्लग हो सकता है, जिसके की कारण रेजिस्टेंस बढ़ रहा है और आपका पीक प्रेशर हाई है, लेकिन प्लेटो प्रेशर नॉर्मल है। ध्यान रखें, पीक प्रेशर वो है जो वेंटिलेटर एयरवे में मेजर कर रहा है, यानी कि पाइपलाइन में मेजर कर रहा है, और प्लेटो प्रेशर वो है जो पेशेंट के लंग्स यानी पेशेंट के एल्वियोलाई फेस कर रहे हैं। तो अगर पीक प्रेशर 50 भी है और प्लेटो प्रेशर 20 है, तो टेंशन की बात नहीं होती। लेकिन अगर पीक प्रेशर 50 है और प्लेटो प्रेशर भी 40 है, तो फिर टेंशन की बात ज़्यादा है। तो म्यूकस प्लग हो सकता है, फॉरेन बॉडी हो सकती है, मतलब कोई भी चीज़ जो रास्ते को ब्लॉक कर रही है, अवरुद्ध कर रही है, वो चीज़ें रेजिस्टिव वर्क में ऐड हो जाएँगी। दूसरी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है कंप्लायंस की प्रॉब्लम्स। कंप्लायंस की प्रॉब्लम मतलब पीक प्रेशर भी हाई, प्लेटो प्रेशर भी हाई। कंप्लायंस की प्रॉब्लम्स क्या-क्या हो सकती हैं? अ, आपकी ईटीटी राइट मेन स्टेम ब्रोंकस में चली गई। जैसे कई बार क्या होता है, डिफिकल्ट इंट्यूबेशन है, तो हमने लारिंगोस्कोपी की, ट्यूब डाली और ट्यूब को ज़्यादा अंदर डाल दिया। ज़्यादा अंदर डालेंगे तो ट्यूब कहाँ जाएगी? जाएगी राइट मेन स्टेम ब्रोंकस में। अब आपने टाइडल वॉल्यूम तो सेट किए थे 400-500 के, लेकिन आपने सेट किए थे 2 लंग्स के लिए और आपकी ट्यूब चली गई राइट मेन स्टेम ब्रोंकस में। अब क्या होगा? जब आप 500 का टाइडल वॉल्यूम दोगे, तो 500 के टाइडल टाइडल वॉल्यूम से एक ही फेफड़े को फुलाएगी। तो डेफिनिटली उसको ज़ोर ज़्यादा लगेगा और दिस कुड बी अ कंप्लायंस इश्यू। फिर न्यूमोथोरैक्स हो गया हो पेशेंट को, या कि पल्मोनरी इडीमा हो गया हो पेशेंट को, या कि एयर ट्रैपिंग हो रही हो, ऑटो पीप जनरेट हो रहा हो, या कि एआरडीएस हुआ हो, या उसको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो, लंग्स में फाइब्रोसिस हो गई हो। मतलब प्रॉब्लम अगर लंग्स के साथ है, लंग टिश्यू के साथ है, एल्वियोलाई के साथ है, तो कंप्लायंस वाली प्रॉब्लम्स होंगी। इसमें पीक प्रेशर भी बढ़ेगा और प्लेटो प्रेशर भी बढ़ेगा। एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो रहा हो, या पेशेंट बहुत ओबीज हो या प्रेग्नेंट हो, कि लंग्स को फैलने की जगह ही नहीं मिल रही। बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो यदि पेशेंट के लंग्स को एक्सपैंड होने की जगह नहीं मिल रही, या उसके लंग्स बहुत स्टिफ हो गए, बहुत टाइट हो गए, बहुत हार्ड हो गए, तो ऐसे में पीक और प्लेटो दोनों हाई मिलेंगे। यहाँ प्रॉब्लम कंप्लायंस की है। हम क्या करेंगे? क्रैश हो रहा है तो मैंने बता ही दिया कि क्या करना है। अदरवाइज़ हम एक चेकलिस्ट बना के शुरू करेंगे। ऐसा कर सकते हैं कि बिल्कुल पेशेंट की ट्यूब से लेके सर्किट तक जाएँ, या उल्टा भी कर सकते हैं, सर्किट से लेके ट्यूब तक आएँ। हम एंडोट्रेकियल सक्शनिंग करके देखेंगे, देखेंगे कहीं कोई म्यूकस प्लग तो नहीं है। अगर पेशेंट ट्यूब को बाइट कर रहा है तो एक बाइट ब्लॉक लगा देंगे या फेरेंजियल एयरवे लगा देंगे। आपके ग्वेडल्स एयरवे आते हैं जिससे कि पेशेंट ट्यूब को बाइट ना करे। सर्किट देखेंगे कहीं किंक तो नहीं हो रहा है, ट्यूब किंक तो नहीं हो रही है। अगर लगता है कि ब्रोंकोस्पाज़म है तो ब्रोंकोडायलेटर देंगे, नेबुलाइज़ करेंगे, पेशेंट को सेडेट कर सकते हो यदि वो फाइट कर रहा हो तो। और क्या कर सकते हैं? हाँ, एंडोट्रेकियल ट्यूब को अगर ज़्यादा अंतर है तो रिलोकेट कर सकते हैं, थोड़ा-सा ऊपर लेके आ सकते हैं। और क्या करेंगे? सर्किट में देखेंगे पानी तो नहीं इकट्ठा हो रहा है, यदि हो रहा है तो निकाल देंगे। और क्या करेंगे? पेशेंट और वेंटिलेटर के बीच में फाइट तो नहीं हो रही है, ये देखेंगे। अगर हो रही है तो पेशेंट को थोड़ा-सा सेडेट करेंगे, पैरालाइज़ करेंगे और
ये देखेंगे कि आपके वेंटिलेटर के वॉल्स में कोई मैल फंक्शन तो नहीं है। रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट को बुलाएँगे, देखेंगे भैया इसको मशीन को चेक कर लो, बार-बार अलार्म दे रही है। अगर आपकी तरफ से सब ठीक है, तो एक बार मशीन को भी चेक करवा लेंगे। तो आज के क्लास में सिर्फ इतना सा ही कि हाई पीक प्रेशर आ रहा है तो आपको कैसे हैंडल करना है। इसी ग्राफिक्स की सीरीज में आगे हम जाके पढ़ेंगे फ्लो टाइम कर्व क्या होता है। आपको ये लेक्चर कैसा लगा एक बार कमेंट्स में लिख के बताइएगा। कुछ और चीज पढ़ना चाहते हो वेंटिलेटर में तो वो भी बताइएगा, मैं उस पर भी लेक्चर्स बनाऊंगा। मिलते हैं।